नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में अपने पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम को विश्लेषित किए बिना किसी भी कक्षा में अध्ययन कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से विचार करना माना जाता है। तो चलिए देखते हैं बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में हमारे 2 पेपर हैं, 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य 4 कालखंडों में विभाजित है, जिसमें से पहला कालखंड आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। दूसरे कालखंड को हम पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहते हैं। तीसरा कालखंड उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहलाता है तथा चौथा व अंतिम कालखंड आधुनिक काल कहा जाता है। तो इस तरह इन 4 कालखंडों के अंतर्गत ही हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास निहित है। तो प्रथम वर्ष की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल अर्थात आदिकाल तथा पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका तथा पृष्ठभूमि से भली भांति अवगत हो सके। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु उसकी पूर्व पीठिका के विषय में जानना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्णतः संगत है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ समाहित हैं। हमारे संकलन प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के पहले कवि हैं कबीर। कबीर जो कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है और कबीर इस शाखा के सर्व प्रमुख कवि हैं। तो कबीर की रचनाओं में जो कि साखी, सबद तथा रमैनी 3 भागों में है, जो कि कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित की हैं संपादक पारसनाथ तिवारी ने। तो उनके द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से 50 साखियाँ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में ली गई हैं। इन 50 साखियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग गुरु महिमा को अंग, दूसरा भाग विरह को अंग, तीसरा भाग ज्ञान विरह को अंग के नाम से लिया गया है। तो ये 50 साखियाँ बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं। संकलन में दूसरे कवि हैं हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि जायसी, जिनका कि पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी की प्रतिनिधि रचना तथा हिंदी साहित्य में सूफी काव्य धारा का सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसका कि मानसरोधक खंड बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है।
मानसरोवर खंड, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के मानसरोवर स्नान की घटना तथा वहाँ पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि में एक नवीन उत्साह का संचार तथा दिव्यता के प्रस्फुटन का पूर्ण वृत्तांक लिया गया है। तो पद्मावत का मानसरोवर खंड, जो कि जायसी की एक अद्वितीय रचना है, हमारे संकलन का दूसरा अध्याय है। संकलन में तीसरे कवि हैं सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि, अपनी भावधारा से संपूर्ण साहित्य को स्नान करा देने वाले वात्सल्य एवं श्रृंगार के सिद्धाचार्य महाकवि सूरदास जी। सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर, जो कि धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित किया गया है, इसके प्रारंभिक 25 पद बीए प्रथम वर्ष छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। सूरदास के सूरसागर में विनय के पद तथा श्री कृष्ण की भक्ति और भक्त वत्सलता से संबंधित पद छात्रों के अध्ययन हेतु निर्धारित है। इसके पश्चात संकलन के चौथे कवि हैं सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के महानतम अनन्यतम कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अपनी लोक मंगल की भावना का प्रसार प्रचार साहित्य में कुछ इस तरह से किया कि इन्हें भारत का समन्वयवादी कवि कहा जाने लगा। तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार तथा संपूर्ण भारतीय साहित्य को अपनी महिमा से आच्छादित करने वाला ग्रंथ रामचरितमानस, जिसका कि अयोध्या कांड, जिसमें चित्रकूट प्रसंग छात्रों के हेतु अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। चित्रकूट प्रसंग प्रारंभ होता है केवट द्वारा भरत को चित्रकूट ले जाने की घटना से तथा वहाँ श्री राम और भरत के बीच वार्तालाप तथा राम की आज्ञा द्वारा भरत का वापस उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शासन कार्य संभालने को स्वीकृति देने की घटना से। तो चित्रकूट प्रसंग मानस का छात्रों हेतु निर्धारित है पाठ्यक्रम में। इसके पश्चात पांचवें कवि हैं संकलन के, जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो मध्यकालीन के उत्तरार्ध अर्थात रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के कुशल चितेरे कविवर बिहारी लाल, जिन्होंने मात्र एक ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, और उसी के बल पर काव्य के क्षेत्र में ऐसा अधिकार किया कि जो बड़े बड़े कवियों के लिए भी दुर्लभ था। तो बिहारी सतसई के प्रारंभिक 50 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में। इसके पश्चात रीति काल में ही रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले विरह वेदना के कोकिल घनानंद जी हमारे संकलन के अगले कवि हैं। घनानंद के द्वारा रचा गया घनानंद कवित्त नामक ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 25 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें कि घनानंद की विरहानुभूति की विशद व्याख्या की गई है। तो ये 6 कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काव्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के कवि सुहरहपा तथा रासो काव्य धारा और आदिकाल के कवि अब्दुल रहमान, रासो काव्य धारा तथा हिंदी के सर्वप्रथम महाकाव्य के प्रणेता चंदर बरदाई एवं हिंदी के खड़ी बोली रूप के प्रणेता अमीर खुसरो
हमारे पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को हिंदी के आरंभिक रूप से परिचित कराता है, उसकी पूर्व पीठिका, उसकी प्रवृत्तियों के विषय में ज्ञान देता है। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात काव्य का पाठ्यक्रम हमने विश्लेषित किया। अब आते हैं हम हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य की ओर। बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाटक हिंदी की गद्य की प्राचीन विधाओं में गणनीय है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 नाटक बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, जिसमें से पहला नाटक है प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, जो कि नारी अधिकारों का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारे समक्ष। पुनर्लग्न तथा अनमेल विवाह जैसी ज्वलंत समस्याओं को हमारे सामने उठाता है। संकलन में दूसरा नाटक हमारा है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है तथा प्रस्तुत नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक नाटक है। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में नाटक है, जिसमें दोनों नाटकों के बारे में हमने चर्चा की, तथा पाठ्यक्रम का दूसरा भाग एकांकी सप्तक नामक पुस्तक में निहित है। तो एकांकी सप्तक नामक हमारी पाठ्य पुस्तक है और उसमें पहले एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्हें आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। इनके द्वारा रचित मनोविश्लेषणात्मक एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात हमारे एकांकी सप्तक का पहला एकांकी है। इसके पश्चात दूसरा एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद का लिखा गया एकांकी स्ट्राइक, जो कि एकांकी के विकास क्रम को दर्शाते हुए आधुनिक युग में स्त्री पुरुष के संबंधों को तथा दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को सामने लाता है। एकांकी सप्तक में तीसरा एकांकी है भोर का तारा, जिसके एकांकीकार हैं ऐतिहासिक एकांकी के प्रणेता डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर। प्रस्तुत एकांकी राष्ट्रीय भावधारा से अनुप्राणित है तथा युवाओं को राष्ट्र के हेतु सर्वस्व न्योछावर करने की महान सीख देता है। इसके पश्चात संकलन का अगला एकांकी है मम्मी ठकुराइन, जिसके एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। नवीनतम एकांकियों को प्रस्तुत करने में इनकी विशेष ख्याति है तथा अपने एकांकियों द्वारा इन्होंने एकांकी में नवीनता को समेकित किया है। इसके पश्चात एकांकी सप्तक में अगले एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट, जिनके द्वारा रचा गया नए मेहमान नामक सामाजिक एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में है। नए मेहमान आधुनिक युग में मध्यम वर्गीय परिवार की आवास की समस्या को सामने लाता है। इसके पश्चात अगला एकांकी है सूखी डाली, जिसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। प्रस्तुत एकांकी संयुक्त परिवार तथा एकाकी परिवार दोनों के चित्रण को प्रस्तुत करता है तथा आज के युग में संयुक्त परिवार के विखंडन की समस्या पर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। संकलन का अंतिम एकांकी है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एकांकी सीमा रेखा, जिसमें एकांकीकार ने जनता और शासन अर्थात राज्य और प्रजा के बीच में अधिकारों की विभाजक रेखा खींचने का कार्य किया है। यानी एकांकी ये बताता है कि शासन और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती,
दोनों को एक दूसरे के मध्य सामंजस्य बनाते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि दोनों के बीच में टकराव होता है तो उसका नतीजा सदैव हानि के रूप में ही सामने आता है। इसके अतिरिक्त एकांकी सप्तक में द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे प्राचीन अर्थात आरंभिक नाटककार लिए गए हैं, जिसमें नाटक के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके पश्चात ऐतिहासिक नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल तथा नाटक को नवीन अर्थवत्ता से समेकित करने वाले नाटककार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी समाविष्ट हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी नाट्य साहित्य नाटक के उद्भव विकास को सामने लाते हुए छात्रों को इस विधा से पूर्णतः परिचित कराने के साथ साथ उनकी रुचि को बढ़ाने हेतु कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम पूर्णतः संतुलित है तथा छात्रों के मन में नाटक के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम है। धन्यवाद।